दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था तो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर की, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपियास था। ओलंपियास इसलिए विशेष थी क्योंकि उसने पहले राजकुमार को जन्म दिया था। सिकंदर को मात्र 13 साल की उम्र से ही उस समय के सबसे महान शिक्षक अरस्तु के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया था। अरस्तु ने सिकंदर को चिकित्सा, दर्शन, धर्म, नीतिशास्त्र और राजनीति की शिक्षा प्रदान की। 16 साल की उम्र में अरस्तु के अधीन सिकंदर की शिक्षा समाप्त हो गई। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में अरस्तु की शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान था। सिकंदर जब 20 वर्ष के थे तब उनके पिता की हत्या उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने कर दी थी। इसके बाद एक नए राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ क्योंकि कई छोटी छोटी रियासतों के शासक खुद को फिलिप का उत्तराधिकारी बताने लगे थे। साम्राज्य बचाने के लिए सिकंदर ने मैसिडोनिया के राजकुमार समेत अपने सभी विरोधियों को मार दिया था। इसके साथ ही सिकंदर ने अपने सभी चचेरे भाइयों को भी मार दिया था जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते थे। इस तरह सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में राजा बन गए और इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया था। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा भी की। सिकंदर ने उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक फारस के राजा डेरियस तृतीय को भी हराया था और मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार किया। सिकंदर ने पश्चिमी यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक अपने क्षेत्र को फैलाया था। मार्कस स्कर्टियस ने सिकंदर की जीवनी हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा था कि उसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले को उसे देखने भर से ही दहशत हो जाती थी। सिकंदर हमेशा होमर की किताब द इलियड ऑफ द कास्केड अपने साथ लेकर चलते थे, यहाँ तक कि सोते समय भी वह उसे अपने तकिए के नीचे रखते थे। सिकंदर की सेना में 1 लाख सैनिक थे जो 10,000 मील का रास्ता तय करके ईरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ईरान में था तो उसने भारत के नजदीकी राजाओं को संदेश भिजवाया था और कहा था कि वह उसका नियंत्रण स्वीकार करे। जैसे ही सिकंदर भारत की तरफ बढ़ने लगा तो इन राजाओं ने उसका नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। भारत के पास पहुंचते ही तक्षशिला के राजकुमार अंबी ने सिकंदर की सेना को 5,000 भारतीय सैनिक, अनाज और 65 हाथी भेंट किए थे। यह सब अंबी ने अपने दुश्मन राजा पोरस को हराने के लिए किया था। यही नहीं, उसने सिकंदर को प्रेरित भी किया कि वह पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण करें। तक्षशिला से आगे बढ़कर सिकंदर झेलम और चिनाब नदी के बीच पुरु राज्य के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पोरस एक शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार है। सिकंदर के लिए नदी पार करना कठिन हो गया था। दोनों सेनाएं नदी के अगल बगल खड़ी थी। सिकंदर को नदी पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था, पर उसने रात के अंधेरे में जब आंधी और वर्षा बहुत तेज थी तब सिकंदर ने अपने 1000 योद्धाओं के साथ झेलम नदी पार कर ली। पोरस और उसके सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसने पोरस की सेना को थका दिया। पोरस अंतिम समय तक लड़ते रहे और संभवतः पराजित हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। परंतु चीनी ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि झेलम के युद्ध में पोरस की जीत हुई थी और सिकंदर बुरी तरह हार गया था, क्योंकि विश्व विजय की कामना रखने वाले सिकंदर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे झेलम युद्ध के बाद लौटना पड़ा। इसके बाद एक सवाल यह भी आता है कि अगर सिकंदर पोरस से जीत गया होता तो वह पूर्व की ओर आगे बढ़ता। सिकंदर के विषय में जितने भी उल्लेख प्राप्त होते हैं उस समय यूनान के गौरव की रक्षा यूनानी लेखकों के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने सिकंदर को विजेता के रूप में प्रस्तुत करना राष्ट्र रक्षा और धर्म समझा। अब युद्ध के बाद जब सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाकर पूछा कि तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार का व्यवहार एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता है। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने पोरस को क्षमा करते हुए उसके सारे राज्य को लौटा दिया। अब सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद सिकंदर भारत में और आगे बढ़ने लगा। 19 महीने तक सिकंदर तथा उसकी सेना भारत में ही रही। वे व्यास नदी के पश्चिम में पहुंच गए थे और सिकंदर के रास्ते में मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आ गई थी। इस पर सिकंदर की सेना ने अपने ही राजा का विरोध कर दिया और आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वे मौर्य साम्राज्य की विशालता तथा शक्ति के बारे में जानते थे। मौर्य शासकों के पास चतुरंगिणी सेनाएं होती थी, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ वाली सेनाएं होती थी, जिस कारण सिकंदर ने वापस अपने राज्य को लौटने का फैसला किया। और वर्तमान के ईरान में पहुंचते ही सिकंदर की मृत्यु मात्र 32 वर्ष की उम्र में 13 जून 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहा जाता है कि युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद सिकंदर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं
हो पाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि युद्ध में मिले घावों में इन्फेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो कुछ मानते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण मलेरिया रोग था। कुछ भी हो, पर सिकंदर एक महान योद्धा था। अपने अंतिम दिनों में सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरी अंतिम यात्रा में मेरे दोनों हाथ खुले रखना, जिससे कि भविष्य में लोगों को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ ही लौटा था। यानी लोगों को पता होना चाहिए कि साथ में बस अच्छे कर्म ही जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने मोबाइल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।